हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कमल फिजिक्स गुरु चैनल पर। तो बच्चों, अपना तीसरा चैप्टर विद्युत विभव चल रहा था, जिसमें हमने थ्योरेटिकल जो सेशन था वो कंप्लीट कर लिया और 7 न्यूमेरिकल भी, पाठ्यनिहित 7 न्यूमेरिकल भी कर लिए हैं और पाठ्यनिहित प्रश्नों के अंतर्गत चल रहे हैं हम अभी भी। तो 8वां हल करने वाले हैं। तो देखो 8वां न्यूमेरिकल क्या है। विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव को, इसमें विद्युत विभव दिया हुआ है V ऑफ x, y, z। विद्युत विभव x, y, z का फलन है। तो इसको नोट कर लेते हैं एक बार। V किसका फलन है? आप कहोगे सर ये फलन क्या फफूंद है? तो मैथ वाले अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि फलन क्या फफूंद है। फलन की एक एक्सरसाइज मैथ में पढ़ने के लिए मिलती है, संबंध एवं फलन के नाम से, रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से। तो यहाँ फलन दिया हुआ है V ऑफ x, y, z 6x इक्वल 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz माइनस 8y प्लस 6yz, ये फलन दिया हुआ है 6yz। ये विभव है, विभव x, y, z तीनों का फलन है। इसका क्या अर्थ है मैं बताऊंगा। यहाँ तीनों का फलन होने से यहाँ क्या प्रभाव पड़ेगा। और इसमें विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव को V ऑफ इस समीकरण द्वारा से निरूपित किया जाता है, जहाँ वोल्ट V वोल्ट में तथा x, y, z मीटर में। बिंदु 1,1,1 मीटर पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। हमें विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है और एक बिंदु दिया हुआ है जिसके निर्देशांक हैं 1,1,1। तो ये जो निर्देशांक दिए हुए हैं इस पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ कहाँ से ज्ञात करेंगे? विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध से। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। तो विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध का फॉर्मूला क्या है? आपने पढ़ा है E वेक्टर इक्वल माइनस डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ V i कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ V j कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ V k कैप। ये आपने पढ़ा है। अब ये क्या है? डेल डेल ये आपने पढ़ा है, सभी अच्छी तरह जानते होंगे। ये आंशिक अवकलन है, थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाया था विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध से। तो ये आंशिक अवकलन की आवश्यकता क्यों हुई? देखो अवकलन 2 प्रकार के होते हैं। अवकलन 2 प्रकार के होते हैं, पूर्ण अवकलन और आंशिक अवकलन। जब कोई राशि एक ही राशि पर निर्भर करती है, या आप ये कह सकते हैं एक ही राशि के सापेक्ष उस राशि में परिवर्तन होता है, तो वहाँ पूर्ण अवकलन होता है। यदि हाँ विभव केवल x का फलन होता, विभव केवल x का फलन होता, तो यहाँ पूर्ण अवकलन होता। लेकिन यहाँ x, y और z, x जो विभव है वो x के साथ साथ y व z का भी फलन है। तो जो आंशिक अवकलन होता है, यदि कोई राशि 2 या 2 से अधिक राशियों का फलन होती है, यदि कोई राशि 2 या 2 से अधिक राशियों का फलन होती है, या आप कह सकते हो कि जो चर होते हैं जैसे x, y, z, तो यदि x का ही फलन है तो कोई बात नहीं है, पूर्ण अवकलन है। और x के अलावा 2 से अधिक राशियों का फलन है कोई राशि, तो वहाँ आंशिक अवकलन होगा। पूर्ण अवकलन न होकर के क्या होगा? आंशिक अवकलन। तो ये बात समझ में आ गई कि आंशिक अवकलन कब होता है, पूर्ण अवकलन कब होता है? पूर्ण अवकलन होता है जब कोई राशि किसी एक चर राशि का फलन हो, और ये तब तो पूर्ण अवकलन हो गया। यदि कोई राशि 2 से अधिक चर राशियों का फलन हो तो वहाँ आंशिक अवकलन होता है। तो यहाँ आंशिक अवकलन की कंडीशन है। तो देखो हमारे पास ये फॉर्मूला हम ज्ञात कर चुके थे। यहाँ से आपने V कॉमन लिया था, आपको याद आ रहा हो तो इसको मैंने क्या कहा था? माइनस ग्रेडियंट V, या आप क्या कह सकते हो माइनस डेल V, या आप क्या कह सकते हो माइनस नेवला V। नेवला ग्रीक भाषा में बोलते हैं। देखो इसको आपने इसको कैसे ड्राइव किया था कि E वेक्टर इक्वल माइनस V को कॉमन लिया था और बाकी फैक्टर क्या कहा था आपने? नेवला V। अब नेवला ग्रीक भाषा में बोलते हैं, यहाँ आपको ग्रेडियंट बोलना है या डेल बोलना है। तो E वेक्टर इक्वल माइनस ग्रेडियंट V। तो यहाँ आपको या तो ग्रेडियंट बोलना है इसको, या क्या बोलना है? डेल।
माइनस डेल वी। तो हालांकि इसको नेबुला ग्रीक भाषा में बोलते हैं, ध्यान रखना। ग्रीक भाषा में जैसे अपने यहाँ ए बी सी डी ये अल्फ़ाबेट होते हैं, वहाँ ग्रीक जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें इसको नेबुला बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? नेबुला। ठीक है, तो हमारा काम तो यहाँ इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा काम यहाँ से चल रहा है। इसे न्यूमेरिकल में हमारा काम इससे चल रहा है, तो इसी को पकड़ लो, बाकी को मिटा लेता हूँ। अब देखो हमें जरूरत है डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई डेल एक्स ऑफ वी। तो सबसे पहले हम इसको ज्ञात करेंगे, फिर डेल अपॉन डेल वाई ऑफ वी, फिर इसको ज्ञात कर लेते हैं, फिर क्या ज्ञात कर लेते हैं? डेल अपॉन डेल जेड ऑफ वी। ये तीनों को अलग से हम ज्ञात कर लेते हैं, फिर इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो हम यहाँ ज्ञात कर लेते हैं, तो ज्ञात तो यही करना है, लेकिन मैं यहाँ ज्ञात कर लूँगा तो इसको सॉल्व फिर उधर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं यहाँ अवकलन कर लेता हूँ सभी के, ठीक है, इधर अवकलन कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लूँगा, तो इतनी जगह में अपना काम चल जाएगा। तो यहाँ देखो डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ वी, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ वी इक्वल क्या होगा? आंशिक अवकलन पूर्ण अवकलन करने में कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर ये है, जब हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो वाई व जेड को अचर मानेंगे। जब हम अवकलन आंशिक अवकलन की बात कर रहा हूँ, जब हम अवकलन एक्स के सापेक्ष करेंगे तो वाई व जेड को अचर मानेंगे। जब हम वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो एक्स व जेड को अचर मानेंगे, और जब जेड के सापेक्ष करेंगे तो एक्स व वाई को हम अचर मानेंगे। ये अचर की भांति व्यवहार करेंगे। हम जिसके सापेक्ष अवकलन करेंगे वही चर होगा, बाकी को हम क्या मानेंगे? अचर मानेंगे। क्योंकि ये आपको पढ़ने के लिए आंशिक अवकलन ग्रेजुएशन में मिलेंगे, 11th 12th में केवल फिजिक्स में चर्चा है, मैथ में एक भी एक्सरसाइज आंशिक अवकलन की नहीं है। आपको मैं तो बिल्कुल भी आंशिक अवकलन पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगे, आपको अपूर्ण अवकलन मिलेंगे, और वो भी मैं बताऊं करंट में जो आपका मैथ है उसमें 7वीं एक्सरसाइज पूर्ण अवकलन की है, वो 8वीं एक्सरसाइज अवकलज के अनुप्रयोग है, उन्हीं अवकलनों के अनुप्रयोग है। तो लेकिन आंशिक अवकलन पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगे। तो देखो आंशिक अवकलन में बता रहा हूँ वही है, सेम कंडीशन है, पूर्ण अवकलन की कंडीशन है, लेकिन हम सिर्फ इतना अंतर है, जिस राशि के सापेक्ष अवकलन करते हैं उसको चर मानते हैं, बाकी को अचर मानते हैं। वो अचर की भांति व्यवहार करेंगे तो हम यहाँ अचर मान का आप अवकलन कर सकते हो। देखो नॉर्मली बात है कि हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो 6x का क्या होगा? 6 अचर है, अचर बाहर आ जाएगा, x का 1 होगा कि नहीं होगा? तो कितना अवकलन हो गया? 6x का अवकलन कितना हो गया? 6 माइनस 8x बाई, अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है? अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है? x के सापेक्ष। जब x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो y को अचर माना जाएगा, और 8 तो पहले से ही अचर है, तो क्या होगा? माइनस 8y को कहाँ निकाल दो? बाहर। 8y को तो कहाँ निकाल दिया? बाहर। अवकलन किसका हो गया? d अपॉन डी एक्स ऑफ x। यहाँ पे कह सकते हो x का अवकलन हो गया, तो x का अवकलन क्या होगा? 1 होगा। तो हम कह सकते हैं कि x से सापेक्ष v का अवकलन टोटल कितना आ गया? 6 आ गया, और 8y बाहर निकल गया तो x का 1 हो गया, तो 6 माइनस 8y। अब इसका अवकलन कर लेते हैं, तो 8y का अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष कर रहे हैं? x के सापेक्ष। x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y अचर हो गया, 8 पहले से ही अचर है, दोनों अचर हो गए, वो अचर का अवकलन। कमेंट्स में जल्दी बताओ, अचर का अवकलन 0 होता है, तो यहाँ मैं 0 कर देता हूँ। अचर का अवकलन क्या हो जाएगा? 0 प्लस 0। अब 0 को क्या प्लस करूं? अब मान लो प्लस 0 हो रहा है, इसका बाई जेड, एक्स से सापेक्ष हो रहा है तो बाई भी अचर है, जेड भी अचर है, और 6 तो पहले से ही अचर है। टोटल कुल अचर का अवकलन 0, इसलिए मैंने यहाँ शो नहीं किया है। 8y का 0 माइनस 0 प्लस 6y जेड का भी 0, तो कुल मिला के ये तो बचेगा, तो 6 माइनस 8y। अब अवकलन कर लेते हैं y के सापेक्ष, तो डेल अपॉन डेल y ऑफ v। अब देखो y के सापेक्ष हमें इसका अवकलन करना है, तो y के सापेक्ष अवकलन कैसे करेंगे? x अचर है, 6 पहले से ही अचर है, तो ये टोटल अचर हो गया, तो अचर का अवकलन 0। अब हमें इसका अवकलन करना है, तो y के सापेक्ष कर रहे हैं x, 8x को क्या माना जाएगा? अचर, अचर अवकलन से बाहर रहेगा, तो माइनस 8x तो
अवकलन से बाहर y का अवकलन होगा जिसका अवकलन 1 हो जाएगा। तो कितना बचा -8x, -8x। अब इसका करेंगे तो -8 आएगा क्योंकि y का 1 हो गया, तो -8 जब इसका करेंगे तो प्लस के 6z, क्योंकि y के सापेक्ष कर रहे हैं, z अचर हो गया, 6 भी अचर हो गया, और ये कहाँ रहेंगे अवकलन से बाहर रहेंगे, और y का 1 हो गया। तो ये अवकलन समझ में आ गया कि नहीं। अब नेक्स्ट हम किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष हो गया, y के सापेक्ष हो गया, अब z के सापेक्ष। तो z के सापेक्ष कर लो, डेल अपॉन डेल z ऑफ v। जब z के सापेक्ष करेंगे तो देखो यहाँ z है क्या, कहीं नहीं है, पूरा अचर होगा, पूरा 0 होगा। तो यहाँ भी z नहीं है, कहीं है क्या, तो पूरा अचर है तो 0 हो गया। अब यहाँ ये अचर है तो यहाँ भी 0 हो गया क्योंकि y ये z नहीं है। अरे अकेला अचर मिल जाए तो उसको ख़त्म कर दो। अकेला अचर मिलने का मतलब यदि हम अवकलन कर रहे हैं वो अचर अकेला है तो उसको ख़त्म कर दो, 0 कर दो। तो अचर का अवकलन 0 होता है। और यदि किसी चर राशि के साथ आ जाए तो उसके प्राण बच जाते हैं। या आप ये कह सकते हो कि उसको हाँ अपमान तो तब भी होता है, उसका अवकलन से कहाँ रखा जाता है, बाहर रखा जाता है, और उस चर राशि का अवकलन हो जाता है। तो यहाँ भी देखो, यहाँ 0, यहाँ ये सब अचर हैं, और अकेले चर तो 0 हो गया। यहाँ 6/z, अब z के साथ आ गया, तो z के सापेक्ष क्या हो रहा है, अवकलन हो रहा है। तो अब इन दोनों के प्राण बच गए, 6y बचा, इसको बाहर रखो अवकलन से, z का अवकलन क्या हो गया, 1 हो गया, तो क्या आ जाएगा 6y। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। अब देखो ये मान हमें कहाँ रखनी है, सीधे समीकरण में रखनी है, रख दो। देखो ई वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा, ई वेक्टर यहाँ से लिख लेते हैं, दिख तो रहा है, ई वेक्टर इक्वल माइनस डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ वी का मान कितना है। देखो एक बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं या मजला लगा लो, तो इसमें कितना आ जाएगा 6 - 8y आई कैप डेल अपॉन डेल वाई ऑफ वी का मान कितना है, प्लस -8x - 8 + 6z जे कैप प्लस इसका मान कितना है 6y। तो यहाँ कितना आ जाएगा 6y के कैप, मजला है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। यहाँ तक समझ, ये जो हमने मान ज्ञात किए उसको हमने यहाँ रख दिया है। अब देखो ई वेक्टर इक्वल क्या आएगा, अब यहाँ मान रख लें क्योंकि बिंदु दिया हुआ है 1, कौन से बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 1,1,1, x y z के मान कितने दिए हुए हैं 1 1 1। तो बिंदु 1,1,1 पर क्या आएगा बताओ, ई वेक्टर इक्वल माइनस, मान रख लो यहाँ 6 - 8 बाई के क्या रख लिया हमने 1 रख लिया, तो 6 - 8 ही बचेगा, आई कैप प्लस -8 1 रख लिया तो 8 ही बचा, -8 + 6 जेड की 1 रखा तो 6 जे कैप प्लस 6 ही बचा यहाँ, तो 6 के कैप। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। हमने x y z का मान निर्देशांक दिए हुए हैं 1,1,1 पर हमें विद्युत क्षेत्र यहाँ तक करना है, तो हमने 1 1 रख लिया। अब इसको सॉल्व करना है, कर दो। ई वेक्टर इक्वल कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस के 2 बचे, इस माइनस को भी मैं अंदर ही भेज रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा प्लस के 2 आई कैप, यहाँ कितना देखो -8 माइनस की 16 प्लस के 6 माइनस के 10, लेकिन एक माइनस अंदर आएगा तो प्लस के 10, तो कितना हो गया +10 जे कैप, यहाँ कितना बचेगा तो ये माइनस अंदर आएगा तो -6 के कैप। ये हमारे पास क्या आ गया ई वेक्टर, लेकिन उसमें ई वेक्टर परिमाण पूछा जा रहा है, उसकी परिमाण, तो मॉड ज्ञात करेंगे इसका। तो मॉड ई वेक्टर इक्वल क्या आ जाएगा, जितने भी एकांक सदिश हैं उनके गुणांकों के वर्गों का योग करके वर्गमूल कर देंगे। तो अंडर में गुणांक क्या है 2 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग प्लस -6 का वर्ग, ऐसे तो करेंगे। तो कितना आ गया 2 का वर्ग 4 + 100 + 36 140, अंडर 140
इक्वल कितना हो जाएगा 2√35। अरे इतना ही तो आ गया, देखो काट पीट कर लो 140 का। 140 कितने बार, 2 बार, कितने बचे 70, फिर 2 बार, फिर 35। अब ये एक जोड़ा बन गया, अब ये 35 बचा, 35 अंडर में रह जाएगा, तो 2√35, तो यहाँ 2 अंडर में कितना आ जाएगा 35। अरे आपका देसी फॉर्मूला है काट पीट करने वाला, 2 से कट गया, 2 से फिर कट गया, फिर 35। अब 35 तो 5 से कटेगा, वो बाद की कहानी है, तो 5 से फिर 7 से कटेगा, तो फिर भी वहाँ कोई भी पेयर नहीं बन रहा, जब कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा तो हम नहीं करेंगे। तो बस आप पर ज्ञात करना आता ही है, छोटी मोटी बातें, जोड़ घटा गुणा भाग। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? आंसर कितना आ गया 2 अंडर में 35। समझ में आ गया कि नहीं? प्रॉब्लम यहाँ आ सकती है आंशिक अवकलन में, लेकिन आपको पूर्ण अवकलन की तरह करनी है। किसकी तरह करनी है? पूर्ण अवकलन की तरह। थोड़ी सी चेंजिंग ये करनी है कि हाँ अवकलन कभी x के सापेक्ष, कभी y के सापेक्ष, कभी z के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है वो तो अचर है, बाकी सब जिसके सापेक्ष हो रहा है वो तो चर है, बाकी सब अचर मानते हैं। तो अगर ये कंसेप्ट आपके माइंड में है तो आप आंशिक अवकलन आराम से कर लोगे। और ये आंशिक अवकलन करने के बाद में ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है जो कि मैंने आपको डेरिवेशन में बताया था, और इसमें डायरेक्ट मान रखनी है, और यहाँ ई वेक्टर का मान आ जाएगा, उसका परिमाण ज्ञात करना है। तो मॉड निकालेंगे तो उनके जो भी एकांक सदस्य हैं उनके गुणांकों के वर्ग करके, योग करके उसका वर्गमूल ले देते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करेंगे। हाँ, यहाँ विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र किस में आता है? वोल्ट प्रति मीटर में। तो यहाँ वोल्ट प्रति मीटर और लगा लो, क्योंकि विद्युत क्षेत्र है तो उसका मात्रक भी लिखना जरूरी होता है, तो वोल्ट प्रति मीटर में आएगा। अब एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहाँ मात्रक लगा होना भी बहुत जरूरी है। तो अब मैं इसके मुताबिक नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्रों किस में मापते हैं? वोल्ट प्रति मीटर में, या आप माप सकते हो न्यूटन प्रति कूलम में। यहाँ न्यूटन प्रति कूलम भी लिख सकते हैं, लेकिन विद्युत विभव वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो भाई विद्युत विभव की गुलामी कर रहे हैं ये मान लो आप, क्योंकि हम चैप्टर विद्युत विभव वाला पढ़ रहे हैं। तो यहाँ वोल्ट प्रति मीटर लिखना उचित है, अन्यथा न्यूटन प्रति कूलम भी इसका मात्रक होता है, लेकिन विभव वाला चैप्टर इसलिए वोल्ट प्रति मीटर। तो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं। क्या देखो कि क्रमांक नवाएं तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक ठोस अचालक गोले को, त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। अब सेमी में त्रिज्या दी हुई है, आप एसआई पद्धति में इसको मीटर में बदल लो। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के, ध्यान रखना हम जो भी न्यूमेरिकल करते हैं, जो भी राशियाँ अन्य पद्धति में जैसे CGS में दी हो या FPS पद्धति में दी हो, MKS तो लगभग SI पद्धति है, क्योंकि MKS पद्धति का ही संशोधित रूप SI पद्धति है। तो हमें कोई भी राशियाँ अन्य पद्धति में दी हो तो हम उसको SI पद्धति में लेके उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सेंटीमीटर CGS है, इसको SI में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक ठोस अचालक गोले को आवेश दिया जाता है, Q का मान, आवेश का मान दिया हुआ है यहाँ, और कैपिटल R अर्थात गोले की त्रिज्या जो हमें दिया हुआ है, पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। तो कैपिटल R का मान दिया हुआ है, अर्थात गोले की त्रिज्या में दी हुई है। गोले की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब क्या हो गया? 10 × 10⁻² मीटर। हमने 10 सेंटीमीटर कितने का भाग दे दिया? इसको नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा, 10 × 10⁻² मीटर। तो हमने कितने का भाग दे दिया? 100 का। सेंटीमीटर में यदि 100 का भाग दे दिया तो मीटर में बदल जाएगा। 100 का भाग देने का मतलब 10⁻² मीटर। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है? गोले को आवेशित किया जाता है, तो Q का मान दिया हुआ है, Q का मान दिया हुआ है 3.2 × 10⁻19। ये मान किसका दिया हुआ है? आवेश का मान दिया हुआ है कूलम में। तो कूलम में SI पद्धति है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब ये पूछा जा रहा है गोले के केंद्र से 14 सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर दूर, 4 सेंटीमीटर दूर विद्युत विभव। तो विद्युत विभव की गणना करनी है हमें, एक तो 14 सेंटीमीटर दूर। अब 14 सेंटीमीटर को दूर, इसका मतलब स्मॉल r का मान कितना दिया हुआ है? स्मॉल r = 14 सेंटीमीटर।
जब स्मॉल आर का मान कितना है 14 सेंटीमीटर, तब हमें उस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। वह बिंदु कितनी दूर है 14 सेंटीमीटर, तो इसको भी बदल लो किसमें 14 इंटू 10⁻⁻² मीटर। इसको भी हमने मीटर में बदल लिया। इस बिंदु पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, तो इस बिंदु पर जब हम विद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो V इक्वल क्या होता है K/r। इसमें कौन सा गोला दिया हुआ है अचालक गोला। तो अचालक गोले के कारण यदि कोई बिंदु P, मैंने आपको डेरिवेशन कराया था कि अचालक गोले के बाहर स्थित हो तब उसके लिए फॉर्मूला ये व्युत्पन्न किया था V इक्वल K/r। आया था कि नहीं? तो यहाँ केवल मान रखने, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो V इक्वल कितना हो जाएगा K का मान 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q का मान कितना है 3.2 इंटू 10⁻−19 बटे स्मॉल r का मान कितना है 14 इंटू 10⁻−2। अब इसको क्या करना है सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लो। 10⁻−10 बचा, प्लस के 9 है, माइनस के 19 है, तो माइनस के 10 बचा, 10⁻−10। ये 10⁻−2 जब ऊपर जाएगा प्लस का होगा, जब प्लस का होगा तो कितने हो गए -2 कम और कर लो इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻8, इतना तो आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए 9 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, कितना हो गया 9 दूनी 18, 18 27 और 28.8 बटे 14, कितना आ गया V इक्वल 14 दूनी 28, 2.05 आएगा क्या 28 हो गए, पॉइंट लग गया 0.85, इतना ही आएगा। तो यहाँ कितना आ गया, सॉरी इसमें भाग देना, कितना आएगा इंटू 10⁻8, इतना ही आ रहा है कि नहीं? देखो जल्दी फटाफट, इंटू 10⁻8 V इक्वल 2.05 इंटू 10⁻8। अब ये विद्युत विभव है तो किस में आएगा वोल्ट में, भाग देके चेक कर लो, इतना ही है कि नहीं? इतना ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। समझ में आ गया कि नहीं? वैसे इसको समझने के लिए कुछ भी नहीं है, मान रखने K/r, r का मान दिया हुआ है, Q का मान दिया हुआ है, केवल कैलकुलेशन करनी है वो आप कर सकते हो। छोटे मोटे काम ही आप शुरू से करते आए हो, तो स्क्रीनशॉट लो पहले फटाफट। अब नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, r का मान चेंजिंग है या सतह पर, यहाँ बिंदु P को सतह पर लाया गया होगा 10 सेंटीमीटर, तो सेकंड कंडीशन 10 सेंटीमीटर सतह पर आ गया, तो यहाँ इसकी स्मॉल r की क्या हो जाएगा कैपिटल R। तो जब r इक्वल क्या दिया हुआ है, स्मॉल r का मान कितना दिया हुआ है, वो पहला स्क्रीनशॉट ले लिया। इसी में दूसरा पॉइंट r का मान कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब यहाँ कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻2। अब यहाँ क्या हो जाएगा कैपिटल R, यहाँ कितना हो जाएगा केवल 10 होगा, तो 10, इतना ही तो अंतर आएगा। इसमें कितने का भाग देना है 10 का भाग देना है। जब 10 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, जब हमने 14 का भाग दिया तो 2 पॉइंट, अब इसका 10 का भाग दे लो, इसमें केवल 10 का भाग देने का मतलब ये पावर 10⁻1 मान लो, ये पावर कहाँ जाएगी ऊपर जाएगी, और जब ऊपर जाएगी तो माइनस की होगी, तो माइनस के 9 हो गए, यहाँ -9, यहाँ से हटा दो, कितना बचा 28.8, इतना ही तो होगा। ठीक, इसमें आ गया वोल्ट में। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? यदि इस दशमलव को इधर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा V इक्वल 2.8 इंटू 10⁻1 आगे गया तो 10⁻8। समझ में आ गया कि नहीं? ये आप डायरेक्ट यहाँ 10 का भाग दिया तो दशमलव को इधर भेज दो, कितना आ गया 2.8 इंटू 10⁻8। इसका भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लिया, तो यहाँ वोल्ट ये है तो ये भी वोल्ट। अब ये देखो 10⁻9 है, सॉरी यहाँ 10⁻+8 नहीं होगा, -8 होगा। रीजन, अरे 10⁻9 है तो यहाँ एक प्लस होगा तो -8 ही तो आएगा। अब स्क्रीनशॉट लो, उसको डिलीट करो पहले को, क्योंकि यहाँ
-8 होगा, 10 की पावर -8 होगा। समझ में आ गया कि नहीं? ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब नेक्स्ट इसी में बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट इसमें क्या पूछ रहा है, 4 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर। अब 4 सेंटीमीटर दूर का मतलब गोले के अंदर आ गए हम। अब गोले के अंदर वाला फॉर्मूला याद है कि नहीं सभी को? थोड़े से इतिहास के पन्ने पलट लो, खोज लो कॉपी में, तब तक मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो यहाँ आर का मान कितना है, आर इक्वल 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 4 हो गया। अब यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा बताओ जल्दी फटाफट। तो वी इक्वल, बिंदु कहाँ है, गोले के अंदर। जब बिंदु गोले के अंदर है तो फॉर्मूला जल्दी बताओ, के क्यू ब्रैकेट में 3r² माइनस स्मॉल r² अपॉन 2r³। अरे याद आ रहा है क्या कुछ? मैंने आपको ऐसा एक फॉर्मूला व्युत्पन्न कराया था अचालक गोले के लिए, कराया था कि नहीं? तो वो उसको अप्लाई कर लो यहाँ। अब यहाँ से आप कुछ कॉमन भी ले सकते हो, बताओ क्या कॉमन आ रहा है, वी इक्वल के क्यू। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, 2r, या फिर इसमें भाग दे लो। भाग दोगे तो यहाँ क्या आएगा, 3/2r माइनस स्मॉल r² अपॉन 2r³। अब इसमें से कॉमन ले लो, वी इक्वल क्या आ गया, के क्यू अपॉन 2r कॉमन आ गया, और 2r कॉमन आ गया तो यहाँ कितना बचा, 3 माइनस स्मॉल r² अपॉन r²। इतना ही तो बचा। अब इसको सॉल्व कर दो। इसमें केवल क्या रखनी है, मान रखनी है, वी इक्वल के का मान कितना है, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू आर, इसका मान कितना है 3.2 इंटू 10 की पावर -19 बटे 2 इंटू स्मॉल आर, कैपिटल आर का मान कितना है 10 इंटू 10 की पावर -2, 3 माइनस स्मॉल आर का मान 4 इंटू 10 की पावर -2 बटे कैपिटल आर का मान 10 इंटू 10 की पावर -2 का वर्ग। ये दोनों का ही वर्ग है, तो या तो होल वर्ग कर दो या केवल सेपरेट इनका वर्ग कर दो, का वर्ग। यहाँ तक सिस्टम समझ में आ गया कि नहीं? अब इसको सॉल्व करना है, आप सॉल्व करते रहना, करो जल्दी फटाफट। मैं आंसर लिख रहा हूँ इसका आंसर आ गया v इक्वल 4.09 इंटू 10 की पावर -8 वोल्ट। समझ में आ गया कि नहीं? समझने के लिए उसमें इतना है ही नहीं कुछ, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया। चालक गोले के कारण विद्युत विभव आपने ज्ञात किया था। जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो के क्यू अपॉन आर, सतह पर हो तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर, जब अंदर हो तो क्या आएगा, के क्यू 3r² माइनस स्मॉल r² अपॉन 2r³। इसके बाद मैंने आपको केंद्र पर भी ज्ञात करवाया था। केंद्र पर ज्ञात करवाने के लिए स्मॉल r का मान 0, जब इसका मान 0 हो जाएगा तो कितना आएगा, केंद्र पर सतह का 1.5 गुना होता है, ज्ञात करवाया था। तो ध्यान रखना इसका 1.5, ये सतह वाला कहाँ है, इससे जस्ट पहले हमने दूसरे नंबर पर सतह वाला किया था। सतह पर जो विद्युत विभव आया था उसका 1.5 गुना कहाँ होगा, अरे 1.5 गुना कहाँ होगा, उस अचालक गोले के केंद्र पर। बात समझ में आ गई कि नहीं? बाकी कैलकुलेशन का मामला है, आप कर सकते हो, और बाकी कंसेप्ट आपके सामने है। ठीक है, समझ में आ गया तो इसके स्क्रीनशॉट लो जल्दी फटाफट। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 2 प्रोटॉन 6 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, 2 प्रोटॉन, क्रमांक कौन सा है, 10वां। अरे 10वें नंबर का न्यूमेरिकल है और पाठ्यनिध प्रश्न है। 2 प्रोटॉन 6 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। तो यहाँ
आवेश का मान दूरी दी हुई है, दो प्रोटोनों के मध्य की दूरी दी हुई है और प्रोटॉन को अन्योन्य स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान ज्ञात करना है। तो जो आवेश है प्रोटॉन है, प्रोटॉन का आवेश आपको पता ही है 1.6 × 10⁻19 होता है और उनके दोनों प्रोटॉन के मध्य की दूरी दी हुई है। तब उस निकाय की हमें स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है, वो ज्ञात करनी है हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। उस निकाय की हमें क्या ज्ञात करनी है, स्थिति ऊर्जा, वो ज्ञात करनी है हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पता है, मैंने आपको दो आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा वाला डेरिवेशन कराया था। दो आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा, यहाँ भी दो ही आवेश हैं, दो प्रोटॉन है, तो K Q1 Q2/R, उसको हम यहाँ अप्लाई कर लेंगे। Q1 Q2 का मान आपके पास है, K का मान भी आपके पास है और R का मान इसमें दिया हुआ है। तो R का मान कितना दिया हुआ है, 6 × 10⁻15 मीटर। तो R का मान कितना है, R का मान कितना दिया हुआ है, 6 × 10⁻15 मीटर। थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, R = 6 × 10⁻15 मीटर, ये R का मान है। अब ये दो प्रोटोनों के मध्य की दूरी है, प्रोटोनों पर आवेश आपको पता है, आवेश कितना होता है जल्दी बताओ, आवेश कितना होता है, Q = 1.6, प्रोटॉन है तो धनावेश ही होगा, × 10⁻19 कूलम, इतना ही तो आवेश होता है। अब स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है हमें, तो U = आपको पता है K Q1 Q2/R, तो यहाँ K का मान 9 × 10⁻9 × Q1 Q2 का मान 1.6 × 10⁻19 × 1.6 × 10⁻19, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। अपॉन R का मान कितना है, 6 × 10⁻15 मीटर। यहाँ मात्रक मत रखो, लेकिन फाइनली मात्रक रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करो जल्दी, कितना आ रहा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3.84 × 10⁻14, इतना ही आ रहा है क्या। करो सॉल्व जल्दी इसको, 14 जूल, ये किस में आएगा, जूल में आएगा। अब इसको हमें किस में बदलना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 जूल होता है कि नहीं। अरे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। अब एक जूल याद कर लो, तो एक जूल इक्वल कितना हो जाएगा, 1/1.6 × 10�19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल 1 जूल। कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें 1 जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, तो हमें 1.6 × 10⁻19 का गुणा करना है या भाग देना है। तो आपका कन्फ्यूजन यहाँ से दूर हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, इतना होता है। तो 1 जूल का मान याद कर लो, इसको कहाँ भेज दो, नीचे। जब ये नीचे आ गया तो कितना आ गया, इसका मतलब 1 जूल का मान कितना है, इतना। तो इतने जूल का मान कितना हुआ, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1/3.84 × 10⁻14 बटे, मतलब हम गुणा कर रहे हैं 1/1.6 × 10⁻19 का, और इंटू 1/1.6 × 10⁻19 का मतलब 1.6 × 10⁻19 यहीं लिखेंगे। अरे लिख सकते हैं कि नहीं, हमने इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया तो बटे में तो आएगा, क्योंकि 1 जूल में इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, तो इतने जूल में कितने होंगे, इस राशि का हम इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कितने करेंगे, 1/1.6 × 10⁻19 का। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कर लो कन्वर्ट, कितना आ गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, पहले तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके कितना आ गया, 0.24 × 10⁻6 या प्लस के 6, ये ऊपर जाएगा तो प्लस के 6, +6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब ये +6 आ गया तो +6 को मेगा में व्यक्त कर सकते हैं, तो कितना हो गया, 0.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जल्दी जल्दी करो। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जल्दी करो, स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट क्रमांक कौन सा है, 11वां। अच्छा है कि सभी बच्चे बुक लेके बैठा करें और बुक में क्वेश्चन देखते रहें कि अब कौन सा आ रहा है, और उसको पहले ही पढ़ के फ्री हो जाएं। और पढ़ के फ्री हो जाएं तो आपकी समझ में भी आएगा।
एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाए फिर सॉल्यूशन समझ में आने में टाइम नहीं लगता कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा जा रहा है, तो फिर उसको हल करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती और ना ही समझने में आती है। तो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। देखो क्या है, 11वां क्वेश्चन है चित्र के अनुसार। तो अब तो चित्र बना लें पहले, क्योंकि उसी के अनुसार बात चल रही है। तो 3 आवेश व्यवस्थित किए गए हैं, तो चलो ठीक है व्यवस्थित कर लेते हैं। तो -4q + q और +2q एक त्रिभुज है, ऊपर वाले सिरे पर -4q और इस कॉर्नर पर +q और उस कॉर्नर पर +2q। इस प्रकार से आवेश व्यवस्थित हैं। अब हमें करना क्या है, उनकी पारस्परिक स्थिति ऊर्जा का मान ज्ञात करो। मान लो कि q का मान 1 × 10⁻⁷ कूलम। q का मान कितना दिया हुआ है, दिख रहा है कि नहीं है? q = 1 × 10⁻⁷, 1 × 10⁻⁷ कूलम। ये किसका मान दिया हुआ है, q का मान है। और a का मान, इसकी जो भुजा है वह 0.1 मीटर, भुजा का मान कितना है 0.10 मीटर, इसकी भुजा दी हुई है। मैंने इससे संबंध आपको एक डेरिवेशन कराया था, 2 से अधिक आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा, याद आ रहा हो तो 2 से अधिक आवेशों की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा, उसमें मैंने आपको पहले 2 आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा कराई थी। उसमें मैंने आपको बताया था जैसे पहले हम किसी एक आवेश को लेके आते हैं, तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमें कार्य नहीं करना पड़ता है। जैसे कोई निकाय है जहाँ कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है, जैसे इस निकाय में हम पहले Q1 आवेश को लेके आएंगे, तब विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमें कार्य भी नहीं करना पड़ेगा, और कार्य नहीं करना पड़ेगा तो किया गया कार्य 0, अर्थात विद्युत स्थिति ऊर्जा का मान 0 होगा। लेकिन जब हम Q1 आवेश को यहाँ इस निकाय में ले आए और फिर हम किसको लेके आए, Q2 आवेश को, अब Q1 के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र है, Q1 के कारण यहाँ क्या है, विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। तो Q2 आवेश को लाने में तो हमें कार्य करना पड़ेगा, लेकिन Q1 को आवेश को लेके आने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ भी माना कि पहले किसी भी आवेश को ले आओ, इसमें से पहले किसी भी आवेश को ले आओ, माना कि मैं Q आवेश को ले आया, तब इस +q आवेश को लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ा। फिर मैं किसको लेके आया, -4q को, तो +q आवेश का जो विद्युत क्षेत्र था उसके विरुद्ध में कार्य करना पड़ा। फिर मैं लेके आया +2q को, तो इन दोनों आवेशों के कारण हमें कार्य करना पड़ा। इसके कारण विद्युत क्षेत्र था उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ा, और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र था उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ा। तो इससे संबंधित, इस कंसेप्ट से संबंधित मैंने आपको डेरिवेशन कराया था, और उसमें मैंने कुछ फॉर्मूले व्युत्पन्न कराए थे, याद आ रहा हो तो उसी कंसेप्ट का प्रयोग करेंगे यहाँ। और कोई बात नहीं, याद नहीं होगा तब भी यहाँ उसी कंसेप्ट से हम फॉर्मूला भी ज्ञात कर लेंगे। तो देखो, इससे निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होगी तो U = क्या होगा, यहाँ से लिख लेते हैं। यहाँ U = क्या होगा, देखो पहले हम +q आवेश को लेके आए, या इनका नाम दे दो U1 + U2 + U3। मतलब U1 तो पहले इस +q आवेश को आप अपनी मर्जी से मान लेना पहले कौन से आवेश को लेके आए। मैं यहाँ मान रहा हूँ +q आवेश को, तो +q आवेश को लेके आए, तब U1 का मान कितना हो गया, U1 का मान 0 हो गया। अब फिर किसको लेके आए हम, +2q को, +2q को लेके आए, तो इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कितना हो गया, +k, 2 आवेशों निकाय के कारण स्थिति ऊर्जा क्या थी, k Q1 Q2/R। तो Q1 का मतलब +q और Q2 का मतलब 2q, प्लस के कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपॉन R का मतलब, अब यहाँ R कितनी है 0.1 मान रखोगे या बाद में रखोगे, माना कि A मान लेते हैं, इसकी बजाय क्या मान लेते हैं A। तो A = कितना मान दिया हुआ है, A = 0.10 मीटर, तो A मान लेते हैं, A रख लिया। तो बाद में इसका मान रख लेंगे प्लस U3 क्या है, जब हम -4q आवेश को लेके आए, तो -4q आवेश को लेके आएंगे तो इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होगा, उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ माइनस हो जाएगा, क्यों कि -q आवेश है, -q आवेश के कारण कार्य ऋणात्मक, विद्युत विभव ऋणात्मक, स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी। तो k प्लस का q और माइनस का 4q ऑटोमेटिकली ऋणात्मक हो जाएगा, अपॉन
क्या आएगा, दूरी कितनी है a प्लस, अब इसके विरुद्ध भी तो कार्य करना पड़ेगा, पहले प्लस क्यू को लेके आए कोई कार्य नहीं किया, 0, u1 का मान 0, फिर प्लस 2q को लेके आए तो इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ा, तो क्या आ गया k q 2q अपॉन a। अब हम माइनस 4q को लेके आए तो इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा कि नहीं, तो k प्लस q और माइनस 4q। अब इसके विरुद्ध भी तो कार्य करना पड़ेगा क्योंकि ये भी तो निकाय में पहले आ चुके हैं दोनों, ये बाद में आ रहा है तीसरा आवेश, ये निकाय में पहले आ चुकी हैं, तो इन दोनों के कारण जो विद्युत स्थिति ऊर्जा होगी, या आप ये कह सकते हैं इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य करना पड़ेगा तो ये वाला फैक्टर यहाँ आ गया। अब क्या बचा, ये वाला बचा, तो प्लस k 2q और माइनस 4q अपॉन a। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं, तो अब इसको सॉल्व कर लो, 0 तो 0 हो गया, यहाँ क्या बचा 2k स्क्वायर अपॉन a, यहाँ माइनस हो गया तो माइनस k, अब 4 है तो 4 को कहाँ रख लो आगे, तो 4k स्क्वायर अपॉन a, यहाँ भी माइनस हो गया तो माइनस 8 हो गया, तो 8k स्क्वायर अपॉन a। अब हिसाब किताब कर लो इनका, देखो माइनस 4k स्क्वायर अपॉन a और माइनस 8k स्क्वायर अपॉन a, तो कितना बचा यहाँ, माइनस के 4 और माइनस के 8, तो माइनस के 12 हो गए, तो माइनस के 12 4k अपॉन a, तो कितना आएगा यहाँ, या फिर आप इसमें से कॉमन ले लो, तो कॉमन लोगे तो क्या कॉमन आएगा, k स्क्वायर अपॉन a कॉमन आ जाएगा, 2 माइनस 4 माइनस 8, इतना ही तो बचेगा, तो कितना आ गया, जल्दी करो कैलकुलेट, माइनस के 12 प्लस के 2 माइनस के 10 हो गए, तो माइनस के 10, तो माइनस k स्क्वायर अपॉन इंटू 10, या 10 को आगे कर लो, 10 अपॉन 10 k स्क्वायर अपॉन a। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, यहाँ मान रख लो, तो माइनस 10 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 किसका मान हो गया, k का, q का मान क्या होगा, इसमें दिया हुआ है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 7 का वर्ग। अरे यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं, मैंने यहाँ से क्या कॉमन लिया, k स्क्वायर अपॉन a, k स्क्वायर अपॉन a कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना बचा, 2 बचा, यहाँ कितना बचा 4, यहाँ कितना बचा 8, ये कितने हो गए, माइनस के 10 बचे, यहाँ से माइनस 4 माइनस 8 कितने हो गए, माइनस के 12 और प्लस के 2 है, तो कितना बचा माइनस का 10, तो माइनस 10 k स्क्वायर अपॉन a, मान रख लो यहाँ, a का मान कितना है, अरे a का मान कितना है, ये रहा 0.10। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी फटाफट इसको कैलकुलेट करो, माइनस 9 इंटू 10 की पावर माइनस 3, माइनस 9 इंटू 10 की पावर माइनस 3 जूल, इतना ही आ रहा है, जल्दी कैलकुलेट करो। समझ में आ गया कि नहीं बताओ, समझने के लिए कुछ भी नहीं है इसमें, पहले प्लस क्यू आवेश को लेके आए, आपकी मर्जी हो तो पहले प्लस 2q को ले आना या माइनस 4q को ले आना, फिर उसके बाद में इनको क्रमशः लेके आना, सेम यही आएगा। और कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताओ जल्दी फटाफट, समझ में आ गया तो अब नेक्स्ट की बात करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लिया तो आज यहीं तक काफ़ी है, बाकी कल बात कर लेंगे। तो कल की क्लास में अपने साथियों को इस लिंक को शेयर करें, या जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है उनको भी बताएं कि ऑनलाइन फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास अभी भी चालू है, ठीक है। चाहे दीपावली की छुट्टियां हैं तो क्या हो गया भाई, छुट्टियों गैपों ज़िंदगी में यदि गैप पूरे कर लिए जाएं तो आप बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। बहुत सी अब आपकी छुट्टियां नहीं है, छुट्टियां जब आप छोटे थे जब होती थी, जब आप 10th क्लास से छोटी कक्षा होती जब छुट्टियां होती थी, अब यहाँ से आगे यदि आपकी छुट्टियां, आपने ये मानसिकता बना ली कि हमारी छुट्टियां नहीं हैं, हमारी छुट्टी जिस दिन होगी, जिस दिन हमारा कैरियर बन जाएगा तो उस दिन हम थोड़ा एंजॉय के लिए हम अपना टाइम निकालेंगे। तो अब तो फिलहाल एंजॉय करना है तो साथ साथ कीजिए, उसके साथ साथ पढ़ाई भी कीजिए, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल छुट्टियाँ दिमाग से निकाल दो। अब तो अपनी 12th में अच्छे से सारी सब्जेक्ट क्लियर करनी है और अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। गुड बाय साथियों।